अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है कमालुद्दीन, शमशुद्दीन, काजी कमालुद्दीन शाहिरा। उनकी तादाद 2-3 नहीं 200-300 है। हमने उन्हें आजाद कर दिया था। वो यहीं कहीं शहर में या गिर्द नवाह में होंगी। मालूम नहीं वो कहाँ कहाँ की रहने वाली थी और अब कहाँ कहाँ खराब होती फिर रही हैं। मैं इन जरा जरा से मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ कि लड़कियों को तलाश करो। उनमें बहुत सी ऐसी होंगी जिन्हें खरीद कर या अगवा करके हरमों में दाखिल किया गया होगा। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि वो खुफिया कुर्बे खानों में चली जाएंगी, सराय में मुसाफिरों की खिदमत करेंगी और जलील व ख्वार होती फिरेंगी। उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। उन्हें ढूंढो और उनमें खोई हुई इज्जत असर नौ पैदा करके उनकी शादियों का इंतजाम करो। लड़कियों ने इस मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने घरों के मर्दों को मदद हासिल कर ली और चंद दिनों में कई एक लड़कियां बरामद करके उन्हें अपने घरों में रखकर उनकी तरबियत शुरू कर दी। इन बदनसीब लड़कियों में सहर नाम की एक लड़की थी जिसे जबरदस्ती रकासा बनाया गया था। उसे एक अमीर के घर से बरामद करके रिहा किया गया था। उसने एक गरीब से घराने में पनाह ले रखी थी। इत्तेफाक से लड़कियों को पता चला तो उसे वहां से ले आई। उन्होंने जब देखा कि दमिश्क की लड़कियां बाकायदा फौज की तरह काम कर रही हैं, तो उसकी सोई हुई गैरत बेदार हो गई और उसमें जज्बा इंतकाम भी पैदा हो गया। उसने लड़कियों को बताया कि उसके साथ की एक रक्कासा सराय के मालिक के पास है। सहर सराय के मालिक को जानती थी। उसने बताया कि आदमी सलेबियों का जासूस है। उसने एक दफा बता रखा था जहां फिदाई हशीशैन और सलेबी जासूस रातों को जाते हैं, रक्स होता है और शराब के मटके खाली होते हैं। सहर को भी एक रात वहां ले जाया गया था। उसने कहा, मैं इन जासूसों को पकड़वा सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहती। सराय के मालिक को उनके साथ अपने हाथों कत्ल करना चाहती हूँ, मगर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। तुम मेरा साथ दो। लड़कियां तैयार हो गई। उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। उसके मुताबिक एक शाम सहर पर्दे में सराय के मालिक के पास चली गई। तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। सहर ने कहा, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाती, लेकिन शहर में पकड़ धकड़ हो रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भी पकड़े जाओगे। मैं गरीब से घराने में यतीम लड़की बनकर छुपी रही। अब हालात साफ हो गए हैं। तुम पर किसी ने शक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। सराय का मालिक उसे अपनी रकासा के पास ले गया। वो भी बहुत खुश हुई। उस शाम के बाद वो चंद रातें वहीं रही। उसने देखा कि खलीफा और अय्याश उमरा के चले जाने और सुल्तान अय्यूबी के इतने सख्त काम के बावजूद सराय के तहखाने की रौनक वही थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया था। मुसाफिर अपने कमरों में सो जाते तो तहखाने की दुनिया आबाद हो जाती थी। वहां भी सलेबी जासूस और फिदाई आते थे। सहर उनका दिल लुभाती रही और रातों को नाचती और उन्हें शराब पिलाती रही। ये लोग मुसाफिरों के बहरूप में सराय में आते थे। सहर ने यह भी देख लिया था कि रात को सराय के बाहर पहरे का इंतजाम भी होता है, ताकि कोई खतरा नजर आए तो तहखाने तक क़िब्ल अज़ वक्त इत्तला पहुंचा दी जाए। सहर को वहां कैद कर लिया गया था। वो अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। वो दिल पर पत्थर रखकर वहां नाचती रही। वो मायूस हो गई थी कि वो इंतकाम लेने आई थी मगर कैद हो गई। उसने किसी पर अपनी मायूसी का इजहार न होने दिया। उसने ये फायदा हुआ कि वो लोग उस पर एतबार करने लगे। बाज राज की बातें भी उसके सामने कर गुजरते थे। एक रात तहखाने की महफिल में एक सलेबी जासूस ने सराय के मालिक से कहा, हम इन 2 लड़कियों से उकता गए हैं, कोई नई चीज लाओ। सहर और दूसरी रकासा भी वहीं थी। दूसरी रकासा को तो अफसोस हुआ होगा। सहर को उम्मीद की एक किरण नजर आ गई। शहर के मालिक ने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी फिजा पैदा कर दी है कि अब दमिश्क में कोई और रकासा या कोई नई चीज नहीं आ सकती। आज रात वो जिन कपड़ों में
मिल क्यों नहीं सकती? सार ने कहा, जिन नाचने गाने वालियों को अमीरों के घरों से पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो अभी यही हैं। मेरी तरह वो भी छुपी हुई हैं। अगर तुम लोग मुझे 2-3 रोज के लिए बाहर जाने दो तो मैं उन्हें पर्दादार ख्वातीन के भेष में यहाँ ले आऊंगी। सार को इस वक्त तक काबिल एतमाद समझ लिया गया था। उन्होंने उसे इजाजत दे दी और कुछ रकम भी दे दी। सुबह हुई तो सहर पर्दे में बाहर निकल गई। 4-5 रोज सराय के चोर दरवाजे से 8 मस्तूरात दाखिल हुई और सराय के मालिक के कमरे में चली गई। मस्तूरात ने बुरका नुमा लबादे ओढ़ रखे थे जिनमें उनके चेहरे छुपे हुए थे। कमरे में आकर सब ने नकाब उठा दिए। सराय के मालिक ने आंखें मलकर उन्हें देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब जवान लड़कियां थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत उनके साथ सहर थी। उसने बताया कि उनमें से कौन किसके पास थी और ये भी बताया कि उनका रक्स देखकर और गाना सुनकर तुम पर मदहोशी तारी हो जाएगी। उसने कहा, आज रात अपने तमाम दोस्तों को तहखाने में बुला लो। सराय का मालिक पागलों की तरह उठ दौड़ा। वो अपने साथियों को रात तहखाने में आने को कहने गया था। सहर लड़कियों को दूसरी रकासा के पास ले गई। वो रकासा उन्हें देखकर हैरान हो गई कि उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। इस रकासा ने एक लड़की के साथ अपनी मखसूसी इस्तिलाहों में बात की तो वो लड़की जरा झेप गई। सहर ने उसे कहा, यह डरी हुई है, मैंने जमीन के नीचे से निकाल कर लाई हूँ। रात को इनका फन देखकर तुम समझ जाओगी कि ये कौन है और कहाँ से आई है। वो रकासा मुतमईन न हुई। उसे कुछ शक होता या न होता, उसे यह अफसोस जरूर था कि इन लड़कियों के सामने उसकी कदर कीमत खत्म हो गई है। उसने सहर को अपने कमरे में ले जाकर कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये नई लड़कियां हैं और खूबसूरत भी हैं। इनके मुकाबले में हम दोनों बहुत ही पुरानी नजर आएंगी। हमारी कीमत इतनी गिर जाएगी कि लोग हमें पुराने सामान की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम इन्हें कहाँ से ले आई हो? क्यों ले आई हो? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दरअसल अपनी मशक्कत कम करना चाहती हूँ, सहर ने जवाब दिया। इनके आ जाने से हम दोनों का काम कम हो जाएगा। दूसरी रकासा उसकी ये दलील नहीं मान रही थी। सहर के पास और कोई दलील नहीं थी जिससे वो उसे मुतमईन करती। दोनों में तकरार हो गई। दूसरी रकासा गुस्से में आ गई और बोली, मैं सराय के मालिक से कहूंगी कि ये लड़कियां नाचने वाली नहीं, ये असमत फरोश लड़कियां हैं जिन्हें इस नाजुक जगह नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तहखाने के राज को खतरे में डाल सकती हैं। इन नौजवान लड़कियों का क्या भरोसा। ये रकासा बहुत तजुर्बेकार और चालाक थी। उसने सहर की जुबान बंद कर दी, फिर भी सहर उसकी बात नहीं मान रही थी। उस रकासा ने आखिर ये धमकी दी, अगर तुम उन्हें यहाँ से चलता नहीं करोगी तो मैं यहाँ आने वालों को ये कहकर यहाँ आने से रोक दूंगी कि तुम उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए इन लड़कियों का जाल फैला रही हो। सहर परेशान हो गई। दूसरी रकासा गुस्से में बाहर जाने को उठी और दरवाजे की तरफ चली। सहर ने बड़ी फुर्ती से अपनी कमीज के नीचे हाथ डाला और कमरबंद से खंजर निकालकर दूसरी रकासा की पीठ में घोंप दिया। वो जख्म खाकर घूमी तो सहर ने खंजर उसके दिल में उतार दिया और दांत पीस कर कहा, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहती थी, बदबख्त, तुझे भी मेरे ही हाथों मरना था। उसने उसके कपड़ों से खंजर साफ किया, रकासा की लाश पर उसकी पलंग से बिस्तर उठाकर फेंक दिया और दरवाजा बाहर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। अपने खून आलूद कपड़े बदले और खंजर कमरबंद में उड़स कर कमीज के नीचे छुपा दिया। रात सराय के मालिक के अलावा 6 आदमी तहखाने के इस कमरे में आए जहां रक्स और शराब का दौर चला करता था। सराय के मालिक ने शहर से दूसरी रकासा के मुतालिक पूछा तो सहर ने नफरत के लहजे में कहा, वो इन लड़कियों को देखकर जल भुन गई है। वो अपने आप को इन सब से ज्यादा हसीन समझती है। आज रात वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा है, महफिल के रंग में भंग डालेगी। लानत भेजो, सराय के मालिक ने कहा, कल उससे निपट लूंगा, उसे पड़ी रहने दो अपने कमरे में। सहर ने इन 6 आदमियों से कहा, इन लड़कियों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनका लिबास तुम सबको जिम्मे है। आज रात वो जिन कपड़ों में है उन्हीं में तुम्हारे सामने आएंगी। उन्होंने जब लड़कियों को देखा तो भूल ही गए कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियां चेहरों से पेशावराना नाचने वाली लगती नहीं थी। उनके चेहरे तरोताजा और मासूम से थे। उनके बालों को भी नहीं सजाया गया था। उनकी कोई हरकत जाहिर नहीं करती थी कि ये पेशावर हैं। उनका अंदाज सीधा साधा सा था। सहर ने उन्हें कहा कि अपने सामानों को शराब पेश करो।
وہ جب سرائیوں سے پیالوں میں شراب اڑیلنے لگی تو ایک آدمی نے ایک لڑکی کو چھیڑا۔ لڑکی بدک کر پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ صحرا، اس آدمی نے کہا، انہیں کہاں سے لائی ہو؟ یہ کس کے پاس تھی؟ سار نے قہقہا لگایا اور بولی، اپنا فن بھول گئی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کا خوف ہے جو ان سب پر طاری ہے، ابھی کھل جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی ایک نے طنزیہ کہا، ہمارے جال میں وہ اب آیا ہے، ہم اسے اسی کے امیروں اور سالاروں سے مروائیں گے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کے خون کا پیاسا ہے، جانتی ہو نا اسے؟ یہ حسن بن صباح کی امت سے ہے، فدائی۔ اس نے ایک لڑکی کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، ایوبی کا خوف دل سے اتار دو، وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی۔ لڑکیاں سراہیاں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی اور ان 6 آدمیوں کے پیچھے ہو گئی۔ اچانک سب نے قمیضوں کے نیچے ہاتھ ڈالے، خنجر نکلے۔ سار نے بھی خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے 6 آدمیوں کو پے در پہ وار کر کے لڑکا دیا۔ کسی کو بھی سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ سحر ہر ایک پر وار کیے جا رہی تھی، جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے انتقام لے لیا۔ یہ لڑکیاں شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس عرضداشت لے کر گئی تھی کہ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہی سحر کو ایک غریب گھرانے سے برآمد کیا تھا۔ اس نے جب لڑکیوں کی جنگی پیمانے پر کام کرتے دیکھا تو اسے سرائے کے مالک کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ سرائے کا تہہ خانہ جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا ہے۔ ان لڑکیوں کی مدد سے وہ انہیں پکڑوانا چاہتی تھی، مگر وہاں گئی تو سرائے کے مالک نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ جاسوسوں کی اس فرمائش پر کہ نئی لڑکیاں لاؤ، اسے موقع مل گیا۔ اسے نئی لڑکیاں لانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ان لڑکیوں سے ذکر کیا اور کہا کہ وہ نئی لڑکیاں بن کر چلیں اور ان آدمیوں کو ختم کیا جائے۔ لڑکیاں تیار ہو گئی۔ انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان آدمیوں کو اپنے جال میں پھانس کر گرفتار کرایا جائے۔ اگر انہیں گرفتار کرایا جاتا تو ان سے بڑی قیمتی معلومات حاصل کی جا سکتی تھی اور ان سے نشاندہی کروا کے ان کے کئی اور ساتھی پکڑوائے جا سکتے تھے۔ مگر لڑکیاں جو سیدھی اور جذباتی تھی، وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ دشمن کو ہلاک کیا جاتا ہے تو اپنے جذبہ جہاد کی تسکین کرنا چاہتی تھی، اور سحر کا سینہ جذبہ انتقام سے پھٹ رہا تھا۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو بےتاب تھی۔ اس نے دوسری رقاصہ کو اسی لیے قتل کیا کہ ان لڑکیوں کی اصلیت بے نقاب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی اصلیت تو بے نقاب ہو ہی چلی تھی، انہیں اس قسم کی غلیظ محفل کے طور طریقے اور شراب پلانے کے انداز سے واقفیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بروقت خنجر نکال لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ وہ سب چور دروازے سے نکلی اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ ان کی رپورٹ پر کچھ دیر بعد فوج نے سرائے پر چھاپا مارا اور تہہ خانے میں گئے۔ وہاں لاشیں پڑی تھی۔ تہہ خانے کے کمروں کی تلاشی لی گئی۔ ایک کمرے سے دوسری رقاصہ کی لاش برآمد ہوئی اور سرائے کے مالک کے کمرے سے کئی ایک ثبوت ملے کہ یہ لوگ جاسوس اور تخریب کار تھے۔ مگر آنے والا وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطنت اسلامیہ کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خطرے لا رہا تھا، اور سلطان ایوبی دن رات جنگی منصوبہ بندی اور فوج کی ٹریننگ میں مصروف رہتے تھے۔